नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन मैप की क्लास के अंदर। इससे पहले जितने भी हमने इंडियन मैप के अंदर टॉपिक किए हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए आप हमारी प्रीवियस क्लास की जो लेक्चर हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। और फ्यूचर में जितने भी स्टेट हम करवाएंगे इंडिया के, उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सिर्फ इंडिया के मैप पर नहीं रुकेंगे, इसके बाद हम वर्ल्ड मैपिंग भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह भी रिलेटेड करते रहेंगे और धीरे धीरे हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज जो हमने स्टेट उठाया है इंडिया का, वो हरियाणा है। हरियाणा जो नाम पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है कि हरियाणा का अगर हम बात करें, हरियाणा को अगर अनुवाद करें हम, तो वो पड़ता है कि हरियाणा मतलब हरि का घर। ठीक है, हरी भूमि, कई बार हरी भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा के जो है अलग अलग, कई बार पुराने समय से भी काफ़ी नाम चेंज होते जाए आए हैं अब तक। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर देखिए, पॉलिटिकल मैप से शुरू करते हैं। इधर आपको मिलेगा कालका। ठीक है दोस्तों, क्या है कालका, देखिए ये रहा। कालका जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कालका, और जब मैंने हिमाचल प्रदेश करवाया था तो हिमाचल प्रदेश के अंदर मैंने बताया था, उसी के अंदर भी टॉपिक हमने इंक्लूड किया था कि कालका और शिमला दोनों के बीच में, कालका से शिमला के बीच में एक रेल मार्ग बनाया गया है, जिसमें से एक रेल जाती है और वो पर्यटन रेल है। वो सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए नहीं है कि अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, बल्कि वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ना जब आप बैठ कर जाते हो तो आप ऐसे ऐसी जगह से आपकी वो ट्रेन जाती है, पहाड़ों की जो सुरंगें होती हैं उसमें से निकल के जाती है, जंगलों के बीच में से होकर निकल के जाती है, जिसमें से आपको जानवर भी दिखाई देते हैं जंगलों में वो खुले में घूमते हुए। ठीक है, झरनों के पास से होकर गुजर के जाती है, बर्फीले जो इलाके हैं उनमें इसके पास से होकर गुजर के जाती है। यानी कि काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वहाँ पर। और इसी वजह से ये जो रेल मार्ग है, शिमला कालका रेल मार्ग बोल दीजिए या कालका शिमला रेल मार्ग बोल दीजिए, ये यूनेस्को में भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि पर्यटन के बिहाफ पर बनाई गई है और ये काफ़ी मतलब अच्छा लगता है इसके अंदर। जब आप कभी मौका लगे तो आपको घूम कर आना बिल्कुल। ये मतलब एक दूसरी बात ये है कि भाई बहुत ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चलती है, बहुत आराम आराम से चलती है। स्पीड में इसलिए नहीं चलती है क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए तो है नहीं, सिर्फ घूमने के इरादे से बनाई गई है, घूमने मतलब पर्यटन के लिए। तो छोटी ट्रेन है, आराम आराम से चलती है, कम स्पीड में चलती है क्योंकि ये घूमने के लिए बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इधर कालका के नीचे आपको मिलेगा पंचकुला। पंचकुला के अंदर सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, पंचकुला में सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इधर आपको मिलेगा करनाल। करनाल जो है, करनाल के अंदर डेयरी अनुसंधान केंद्र है, और कल्पना चावला जी जो थी वो भी करनाल की ही है। ठीक है दोस्तों, डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल में, और कल्पना चावला कौन कहाँ की थी? करनाल की। ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ना पजल हो जाते हैं कि भाई करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र है, हरियाणा के अंदर एक और अनुसंधान केंद्र है, भैंस अनुसंधान केंद्र। तो कई बार बच्चे ना डेयरी अनुसंधान केंद्र और भैंस अनुसंधान केंद्र में पजल हो जाते हैं। देखिए, वो भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हरियाणा के अंदर, वो हिसार के अंदर। हिसार के अंदर भैंस अनुसंधान केंद्र है, और करनाल के अंदर डेयरी अनुसंधान केंद्र है। तो वो अलग है, ये अलग है, आप पजल ना हो जाए, इसीलिए इसको स्टार देकर अलग से लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर। इधर आपको करनाल के जस्ट लेफ्ट में देखिए आप, इधर आपको कैथल दिखेगा, करनाल के जस्ट लेफ्ट में कैथल। कैथल जो है, यहाँ पर जो हमारी इंडिया की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान, उनकी जो मौत हुई थी, यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? कैथल के अंदर, 1240 में हुई थी। हुआ क्या था कि जब रजिया सुल्तान राजा बन गई, मतलब वहाँ की जब सुल्ताना बन गई थी, दिल्ली की शासिका थी, तो कुछ लोगों ने जो इनके खिलाफ थे उन्होंने जंगल में ही इनको पकड़ के घेर के मार दिया था। ठीक है, तो वो कहाँ पर मरी थी? कैथल के अंदर। इधर आपको दिखेगा अम्बाला। ठीक है दोस्तों, अम्बाला में क्या है कि अम्बाला में जो थल सेना है और वायु सेना दोनों के बेस कैंप हैं। अम्बाला कैंट आपने कभी भी देखा होगा, आप जब अम्बाला जाते तो अम्बाला कैंट में रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या है? थल सेना और वायु सेना का बेस कैंप है। इसके अलावा जो रफ़ाइल है हमारा, जो रफ़ाइल है उसका बेस कैंप भी कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट जो है हमारा, वो है पानीपत। पानीपत क्या है? पानीपत में आपने सुना भी होगा कि तेल अनुसंधान कारखाना कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। तेल अनुसंधान कारखाना पानीपत के अंदर है। और पानीपत में 3 मेन लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं। 3 मेन लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, कौन कौन सी? 1526 में लड़ी गई है, 1526 में लड़ी गई है बाबर और लोधी के बीच में।
और जब 1526 में ये लड़ी गई बाबर और लोधी के बीच में, तो जो विजयी हुए वह बाबर विजय हुए। ठीक है, बाबर लोधी के बीच में जो युद्ध है, जब हम हिस्ट्री वाला टॉपिक करवाएंगे, हिस्ट्री की जब हम क्लास लेंगे उसके अंदर अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि बाबर लोधी का युद्ध 1526 में हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध, और उसमें बाबर जीते थे। दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था दोस्तों, और इस 1556 में जो युद्ध हुआ वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर की सेना और हेमू के बीच में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अकबर की सेना जीत गई थी। ठीक है, तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ध्यान से सुनिए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, और इसमें जो विजय हुआ वो अहमद शाह अब्दाली हुआ था। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट पानीपत के जो युद्ध हैं वो आपके ये हैं। ठीक है दोस्तों, इन युद्धों की डिटेल के बारे में हम जब हिस्ट्री का हम टॉपिक करवाएंगे तो उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए इधर आपको मिलेगा गुड़गांव। ठीक है दोस्तों, गुड़गांव ये रहा। गुड़गांव के जस्ट नीचे मानेसर भी है। मानेसर की अगर बात करें तो मानेसर में क्या है कि मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। तो आप कैसे याद रखेंगे? मानेसर मैं से शुरू होता है और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी कहाँ से शुरू होता है? मैं से। तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर के अंदर है। और गुरुग्राम की अगर बात करी जाए, गुड़गांव या गुरुग्राम बोले, इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे ना काफ़ी बड़े बड़े लोग रहते हैं। मतलब जैसे जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, मैक्सिमम वे लोग रहते हैं यहाँ पर, मिलेनियम लोग रहते हैं, काफ़ी अमीर अमीर लोग रहते हैं। और इस वजह से गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। ठीक है, हर प्रकार की हर टाइप की आपको फैक्ट्री कंपनियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी बड़े बड़े लेवल पर। तो मिलेनियम सिटी, गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी बोला जाता है। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है। सुल्तानपुर पक्षी विहार। ठीक है, इसके बराबर में आपको फरीदाबाद भी दिख रहा होगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद ये दोनों एनसीआर में आते हैं। एनसीआर क्या होता है कि जैसे दिल्ली है, ये दिल्ली आपको दिख रही होगी, तो इसके दिल्ली जब दिल्ली के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई तो इसके चारों तरफ कुछ एरिया दिल्ली वालों ने कुछ हरियाणा से मांग लिया, कुछ यूपी से मांग लिया कि भाई दिल्ली में भीड़ ज़्यादा हो गई है तो थोड़ा सा हम दिल्ली को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है ना, एनसीआर एरिया जो है तो उसके अंदर फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों एनसीआर में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें गुरुग्राम के अंदर और क्या है, गुरुग्राम के अंदर जो एनएसजी कमांडो है, एनएसजी कमांडो, एनएसजी कमांडो केंद्र कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। एनएसजी केंद्र कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। देखिए इधर मिलेगा आपको रोहतक। रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बड़ी है। ठीक है, काफ़ी बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। इसको एमडीयू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा रोहतक के अंदर जो है एशिया का सबसे बड़ा होलसेल का जो व्यापार है, एशिया का सबसे बड़ा होलसेल का व्यापार वो कहाँ पर है? वो रोहतक के अंदर है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अलावा कुरुक्षेत्र, देखिए आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा इधर। कुरुक्षेत्र तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा भी होगा कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ है। ठीक है दोस्तों, इधर मिलेगा आपको फतेहाबाद। फतेहाबाद क्या है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि फिरोज शाह तुगलक, एक राजा थे फिरोज शाह तुगलक, उनके बेटे का जन्म इस जगह पर हुआ था, फतेहाबाद पे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बेटे का जन्म कहाँ हुआ? फतेहाबाद। और उन्होंने अपने जो फिरोज शाह तुगलक जी थे, उन्होंने अपने पुत्र का जो नाम रखा था वो नाम रखा था फतेह खान। फतेह खां, फतेह खां। और उन अपने पुत्र की वजह से भी, उनका पुत्र का जन्म हुआ है वहाँ पर, उसका नाम उन्होंने रखा फतेह खां, तो जगह का नाम रख दिया फतेहाबाद। अच्छा, कुछ और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमने पंजाब पढ़ा था तो पंजाब में हमने नदियों के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने नदियों के दोआबों के नाम बात करी थी हमने। दोआब कौन कौन से दोआब थे? बिस्त दोआब था, और ऐसे ही ऊपर दूसरे दूसरे मतलब बाकी जो दोआब थे वे थे। जब हम बिस्त दोआब की बात करते हैं तो बिस्त दोआब जो है वो आपका ब्यास नदी और सतलुज नदी इसके बीच का जो हिस्सा है वो बिस्त दोआब होता है। अगर ये बिस्त दोआब है तो बिस्त दोआब के नीचे का बाकी जो ग्राउंडेड एरिया है, ठीक है, वो है मालवा का मैदान। मालवा का मैदान।
बिस्त दोआब से नीचे मालवा का मैदान। और जब हरियाणा की अगर हम बात करते हो, हरियाणा में कौन सा मैदान है ये, देखिए जो मालवा का मैदान और बात करें और जब हरियाणा के मैदान की बात करें तो मैदान है, ठीक है, प्लेन एरिया है, सरफेस, ठीक है। हरियाणा का अगर हम बात करें कि हरियाणा का जो मैदान है उसका क्या नाम है, भिवानी मैदान, ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, भिवानी मैदान। कौन सा, भिवानी का मैदान, ठीक है, भिवानी का मैदान। इधर देखिए हरियाणा के अंदर अगर नदी की बात करी जाए कि हरियाणा के पास या हरियाणा के अंदर कौन नदी बहती है, तो हरियाणा के अंदर तो कोई नदी नहीं बहती, लेकिन हरियाणा के बॉर्डर पर यहाँ एक नदी बहती है ऐसे, ठीक है। तो हरियाणा के बॉर्डर पर जो नदी बहती है वो कौन सी नदी है, यमुना नदी। और यमुना नदी की अगर बात करी जाए, ये यहाँ से बह रही है, दिल्ली के बीच में से निकल के जाती है। तो हरियाणा की अगर बात करी जाए कि हरियाणा और यूपी दोनों का बॉर्डर जो बनाती है वो यमुना नदी बनाती है। इसके अलावा दिल्ली को देखिए जरा एक बार, आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली इतनी फैली हुई है जिसमें इतना हिस्सा, इससे इधर का हिस्सा जो है ये वाला, इधर का हिस्सा ये हरियाणा से घिरा हुआ है और इधर ये यूपी से घिरा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा जो दिल्ली है वो हरियाणा से कितने भागों में घिरा हुआ है और यूपी से कितने भागों में घिरा हुआ है, तो ज़रा देखिए अगर हम हरियाणा से बात करें तो एक हिस्सा इधर से, एक हिस्सा इधर से, एक हिस्सा इधर से, तो 3 भागों की तरफ से दिल्ली हरियाणा से घिरी हुई है और एक भाग की तरफ से यूपी से घिरी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली हरियाणा से 3 जगहों से घिरी हुई है आपस में। इसके अलावा आप एक बात नोटिस करेंगे कि रोहतक और चरखी दादरी ये 2 जिले ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जो किसी दूसरे स्टेट से टच नहीं करते, मतलब इनका जो बाउंड्री है वो किसी दूसरे स्टेट से टच नहीं करती है, दबे हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो इम्पोर्टेंट जगह थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर कोई हरियाणा की तरफ से कोई एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो उसको हरियाणा की और डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ कोई दूसरे स्टेट का हो तो उसके हरियाणा के जो जगह हैं, जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, वो इतनी जगह इम्पोर्टेंट है, सफिशिएंट है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर किसी अगले स्टेट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को शेयर जरूर कर लीजिए और हमें बताइए कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ और हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।